स्क्रीन पर आपके सामने स्पेस साइंस टेक्नोलॉजीज की तरफ से बनाया गया गूगल अर्थ का एक पैच है। ये ज़मीन पर मौजूद आयोनोस्फेयर की असल इंफॉर्मेशन बज़रिए इंटरनेट सर्वर अपने यूज़र्स को फराहम करता है। आयोनोस्फेयर रिफ्लेक्शन एक आम फहम फिनोमेना है। कोई भी रेडियो वेव्स जब किसी ट्रांसमीटर से निकलती हैं तो इसी आयोनोस्फेयर और ज़मीन से टकराते हुए लंबे फासले तय करती हैं। लेकिन हार्प की ख़ास बात यह है कि इसका रेडिएशन पावर बाकी तमाम एंटेना से बहुत ज़्यादा है। 360 एंटेनास पर मुश्तमिल ये सिस्टम 3.6 मिलियन वाट्स तक एनर्जी आयोनोस्फेयर की तरफ मुंतकिल कर सकता है। ये ELF वेव्स का इखराज करता है जिनका प्रोपोगेशन लॉस बहुत कम होता है और दूसरी वेव्स की तरह ये दौरान तरसील बिखरती नहीं और ठीक निशाने की जगह पर असर करती हैं। दूसरे अल्फाज में इसकी बीम फॉर्मेशन बाकी तमाम वेव सिस्टम से बहुत बेहतर है। हार्प के एंटेनास हमारे GSM एंटेनास की तरह अपना इलेक्ट्रिकल टिल्ट चेंज कर सकते हैं, मगर इनका ज़्यादा से ज़्यादा टिल्ट वर्टिकल से सिर्फ 30 डिग्री तक मुमकिन है। इसलिए अगर हार्प ने अपने इलाके से 4000 किलोमीटर दूर प्रोजेक्शन करनी हो तो फिर इसको आयोनोस्फेरिक मिरर का तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हार्प के 360 टावरों में फ्रीक्वेंसी के मुताबिक कई सिस्टम बनाए जा सकते हैं। आधे एंटेना से ज़्यादा एनर्जी प्रोजेक्ट करके आयोनोस्फेयर के एक छोटे हिस्से को चार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से वो प्लाज्मा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस प्लाज्मा की कैफियत को एम या आर्टिफिशियल आयोनोस्फेरिक मिरर कहा जाता है। टारगेट एरिया की मुनासबत से इस आर्टिफिशियल मिरर को किसी भी जाविये से टिल्ट किया जा सकता है। इस तरह एम से रिफ्लेक्ट होने वाली बीम रिफ्लेक्शन के बाद अपने नए जाविये की वजह से ज़्यादा दूर तक पहुंच सकती है। ये मिसाल सिंगल हॉप ऑपरेशन की थी, जबकि हार्प की शुआओं को वुसअत देने के लिए मल्टीपल हॉप का निज़ाम भी तैयार किया जा सकता है। पहली रिफ्लेक्शन के बाद जब शुआएं ज़मीन से टकराने लगें तो इसकी जगह एक और इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टर रख दिया जाता है। ये रिफ्लेक्टर शुआओं को दोबारा एक नए जाविये से आयोनोस्फेयर से टकराता है और इस तरह शुआएं मजीद फासला तय कर लेती हैं। स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है हार्प ही के एक तजर्बे में इस्तेमाल किया गया रिफ्लेक्टर। इस तरह के इक्विपमेंट को काफ़ी अरसे तक समुद्र में छोड़ा जा सकता है और इस तरह के कई तजर्बात आज तक किए जा चुके हैं। जब भी हार्प की शुआएं अपने निशाने पर पहुंचती हैं तो ये माहौल में अपनी तवानाई मुंतकिल करने लगती हैं। इस तरह इस इलाके में थर्मल लो पैदा हो जाता है। थर्मल लो की वजह से इस इलाके में ऑर्थोग्राफिक लिफ्ट यानी आबो हवा का ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। ऑर्थोग्राफिक लिफ्ट एक ऐसा अमल है जिससे हवा में 100% तक मॉइस्चर पैदा हो सकता है। साथ ही मुल्हका इलाकों की हवाएं भी इस तरफ का रुख कर लेती हैं। मसनूई बारिश का यकीनी नतीजा उस वक्त निकलता है जब हार्प के साथ क्लाउड सीडिंग भी कर दी जाए। जहाज की मदद से 30 किलोमीटर की बुलंदी पर होने वाले सिल्वर आयोडाइड के स्प्रे को शायद ही कोई रडार पकड़ सकता है। और वैसे भी पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद अमरीकी एयरफोर्स के लिए ग्रीन जोन है। पाकिस्तान में सैलाब आने की सिर्फ 2 ही वजूहात हो सकती हैं। इनमें से एक वजह शुमाली इलाकाजात में बर्फ़ का बेजा पिघलना और इसके साथ ही भारत की तरफ से पाकिस्तान के दरियाओं में पानी का इखराज। अगर आप पाकिस्तान के दरियाओं का नक्शा देखें तो आप फौरन जान जाएंगे कि 2010 के सैलाबों का ताल्लुक बर्फ़ पिघलने से नहीं था और ना ही इसका ताल्लुक रावी या सतलुज में भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने की वजह से था, क्योंकि पाकिस्तान में 1700 में से 1100 हलाकतें इंतहाई शुमाल में हुई, जहां सिर्फ दरियाए सिंध की बुनियादी शाख या दरियाए काबुल मौजूद हैं और इन दोनों दरियाओं का ताल्लुक भारत से नहीं है। इसके अलावा तमाम मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात साबित होती है कि इन दरियाओं में सैलाब की वजह क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघलने वाली बर्फ नहीं, बल्कि इसकी असल वजह बेमौसमी मानसून बारिशें हैं। क्या आपको वियतनाम में 1960 में किया जाने वाला ऑपरेशन पॉप ऑय याद आ गया, जिसमें मानसून को 15 से 30 दिन तक बढ़ा दिया जाता था? और हो सकता है कि हार्प और क्लाउड सीडिंग का यही मिलाप हो, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मानसून बिगड़ कर रह गया।
ویتنام کی طرح پاکستان میں بھی لمبے عرصے تک مونسون کی بارشیں ہوتی رہیں جو سیلاب کا سبب بنی۔ اب جائزہ لیتے ہیں پاکستان میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس کا۔ ڈائریکٹر جنرل قمر زمان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے علاقوں میں 16 انچ تک بارش ہوئی، جس سے سیلابی ریلا پیدا ہوا۔ اس سال مونسون بیلٹ کی جگہ بھی بدل گئی۔ ان تمام علاقوں میں کبھی اتنی بارش پہلے نہیں ہوئی تھی۔ ڈائریکٹر میٹرولوجی ڈاکٹر حنیف کے مطابق پاکستان اور افغانستان میں مونسون کی بارشیں اکٹھی نہیں ہوتی، اور اگر ہوں بھی تو 6 گھنٹے سے زیادہ اوور لیپ نہیں ہوتا، مگر اس دفعہ دونوں علاقوں میں بارشیں ایک ہی ٹائم پر ہوتی رہیں۔ دریائے کابل کے ملحقہ علاقوں میں اس قدر بارش ہوئی کہ اس دریا میں سیلابی ریلا امڈ آیا۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کلائمیٹ چینج کے نام سے شروع ہونے والی مہم پہلے ہی بھرپور تنقید کی حامل ہے۔ مین سٹریم سائنسدان اس پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ امریکی اور یورپی حکومتیں اس کو اپنانا چاہتی ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کے پرستار آسٹریلیا اور فلیپینز میں پڑے قحط، رشیا میں لگنے والی وائلڈ فائرز اور چلی میں پڑنے والی بے جا ٹھنڈ کو کبھی ایل نینو اور کبھی لا نینو کا نام دیتے ہیں۔ اتفاق کی بات تو یہ ہے کہ دونوں ایل نینو اور لا نینو 1980 کی دہائی میں اس وقت ریکارڈ ہونا شروع ہوئے جب ہارپ اپنا کام کرنا شروع کر چکا تھا، اور پاکستان میں کلائمیٹ چینج بھی عین اس وقت آنا تھا جب پاکستان وار آن ٹیرر میں قطرے مستحکم ہو چکا تھا۔ پاکستانی ملٹری لیڈرشپ نے بالآخر نارتھ وزیرستان پر آپریشن کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر پھر ان سیلاب کی وجہ سے ہمیں امریکی ہیلی کاپٹرز اور امداد کی ضرورت پڑ گئی۔ ابھی سیلاب کا پانی اترا بھی نہ تھا کہ امریکی فوج نے پاکستانی مینٹالٹی کا امتحان لیا۔ پاکستان کی پیرا ملٹری پوسٹ پر حملے کا مقصد ہمارے جوان شہید کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ جاننے کی کوشش تھی کہ پاکستانی اپنے آپ کو ذہنی طور پر امریکہ کا کس قدر مقروض محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ ہی دنوں میں ایڈمرل مائک ملن کا یہ بیان نظر عام پر آیا کہ پاک فوج نارتھ وزیرستان پر حملے کے لیے تیار ہے۔ لگتا ہے کہ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم پر ستارہ ایک بہت بڑی سازش کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ جب تک امریکہ کی یہ پیوند کاری ہمارے ساتھ رہے گی، ہم ذہنی اور معاشی طور پر امریکہ کے مقروض رہیں گے، اور اسی مجبوری اور مایوسی کی کیفیت کا دوسرا نام نیو ورلڈ آرڈر یا دجال کا فتنہ ہے۔ The American dream, you are the best thing I've seen. You are I'm saying there's not a just a disconnect between what's in these packets and what we're seeing on the ground. There's a problem with the intelligence, sir. You are with us or against us? اور یہ بائبل کے الفاظ ہیں اس کے to try and buy ransom of the tribesmen.